शुरू करते हैं अब हम यहां पे अपना जनरल टर्म। लेकिन जनरल टर्म पे पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करके देख लेते हैं। क्या है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो यह है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज n प्लस वन होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब x प्लस वाई टू द पावर n आप एक्सपैंड कर रहे थे तो आपने लिखा था समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर एन वाई टू द पावर r। r की वैल्यू आप कहां से कहां तक लेके जा रहे हो? 0 से शुरू कर रहे हो, n तक लेके जा रहे हो। तो जब 0 से शुरू करोगे n तक लेके जाओगे, यानी कितने काउंट किए आपने? तो n प्लस वन काउंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हो जाएंगे? तो यहां पे आपका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा ये n प्लस वन। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। ये तो हमने पहले भी देखा था कि हर टर्म में x और y का जो पावर होगा उसका सम हमेशा किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल x डिक्रीजेस व्हाइल द सेकंड वेरिएबल y इंक्रीजेस। ये भी चीज हमने ऑब्जर्व कर ली थी एक्सपेंशन देखते समय। rth term from the beginning in the expansion is same as rth term from end in the expansion of this। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूं बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास x प्लस वाई टू द पावर n करके एक एक्सपेंशन है, ठीक है, तो इसका rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ, से इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, ऑफ वन, एंड इसको मैं सेकेंड बोल रहा हूं y प्लस एक्स टू द पावर n फ्रॉम ऑफ वन इज इक्वल टू rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि अगर इस एक्सपेंशन में आपको एंड से अगर अपना rth टर्म निकालना हो तो आप कुछ नहीं, बस x और y का पोजीशन इंटरचेंज कर दो और इस एक्सपेंशन के rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लो। तो दोनों टर्म्स, जो यहां से इसके एंड से जो rth टर्म निकालोगे, इसके बिगिनिंग से जो rth टर्म निकालोगे, वो सेम होगा। बस यहां पे एक चीज केयरफुली ध्यान में ये रखनी है कि ये जो आप इंटरचेंज किया आपने, ठीक है, ये निकालने के लिए आपने इन दोनों को क्या किया? एक दूसरे से इंटरचेंज किया। तो ये जो इंटरचेंज करोगे, ये विथ साइन इंटरचेंज करना। यानी कहने का मतलब कि अगर यहीं पे आपका एक्सपेंशन अगर ये होता x माइनस वाई टू द पावर n, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेंशन होता, ठीक है, चलिए इसको मैं a बोल देता हूं, और आपके पास दूसरा एक्सपेंशन अगर करोगे, या इसको इसी को ले लो, तो हम ये कहेंगे कि rth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ a इज इक्वल टू rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ। अब यहां पे सिर्फ x और y को इंटरचेंज नहीं करना है, साइन के साथ इंटरचेंज करना है। तो ऑफ माइनस वाई प्लस एक्स टू द पावर n। तो ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि यही मिस्टेक हो जाती है। हम लोग बिना साइन के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी सिर्फ x और y को इंटरचेंज कर देंगे, वहां गलती हो जाएगी। तो आपको अगर x माइनस वाई टू द पावर n टाइप का एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो इसका rth टर्म फ्रॉम अगर एंड निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इस माइनस वाई को x की जगह पे रख देंगे और x को y की जगह पे रख देंगे, माइनस वाई की जगह पे रख देंगे, और इसका rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। चलिए अब अगला
जैसा मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जनरल टर्म वाले कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, ठीक है। और जनरल टर्म क्या होता है? तो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज गिवन बाई आर प्लस nth टर्म, ठीक है। ये जो टी आर प्लस वन हमने लिखा था ना, इसी को हम लोग बोलेंगे जनरल टर्म, ठीक है। तो ये टी आर प्लस वन क्या हो जाता है? एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, ठीक है। याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे जब भी r प्लस वन होगा, यहां एन सी आर होगा, यानी इससे एक कम। कहने का मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर से n है और आपको निकालना है इसमें t7 निकालना है, तो t7 आपका जो होगा ये हो जाएगा nc। अब बताइए यहां पे क्या होगा? 7 नहीं होगा, 6 होगा। nc 6 x टू द पावर n माइनस 6 y टू द पावर 6। यहां पे जो r होगा y का वही पावर होगा, ठीक है, और x का पावर n माइनस दिस r होगा, ठीक है। तो यहां पे 6 है तो x का पावर n माइनस 6, y का पावर 6। अगर यहीं पे मान लीजिए आपको t11 निकालना होता, ठीक है, t11 निकालना होता, तो t11 क्या हो जाता बताइए? nc10 x टू द पावर n माइनस 10 एंड y टू द पावर 10, ठीक है। ये होता है। ये किसके लिए? जब आपका एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर n हो। अगर यहीं आपका एक्सपेंशन x माइनस वाई टू द पावर n हो जाता है, x माइनस वाई टू द पावर n, तो इसका जो जनरल टर्म हम लिखेंगे, जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस वन, ठीक है। आपको वो एक्सपेंशन याद ही है समेशन वाला, तो वहां पे जो हमने लिखा था वही एग्जैक्टली अपना जनरल टर्म ही लिखा था। तो ये -1 टू द पावर r एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर एन वाई टू द पावर r हो जाता है। तो अगर आपके पास x माइनस वाई टू द पावर n है तो आपका जनरल टर्म ये बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल हमें यहां पे एज इट इज जनरल टर्म के पूछे जाएंगे और एज इट इज जनरल टर्म के सवाल हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बात आती है सवालों की। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अप्लाई करके देखते हैं। देखिए बच्चों, मेरे साथ पढ़ने का एक आप आदत डाल लीजिए, इसको अपने प्रैक्टिस में डाल लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आए आप वीडियो को वहां पे पॉज कर लीजिए और खुद से उसको बनाइए, खुद से बनाइए। फाइनली देखिए कि जो आपका आंसर आया और जो हमारा आंसर आया सॉल्व करने के बाद वो सही है और वो सेम है कि नहीं, तभी जाके आप सीखोगे। वीडियो को अगर आप एक मूवी की तरह देखते जा रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया क्या करना है? वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, ठीक है। वापस आके चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। फाइंड द सेवेंथ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। सेवेंथ टर्म निकालना है, ठीक है। तो t7 निकालना है हमें। यहां पे n के बदले में 9 दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 9c6, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 4x बाई 5 टू द पावर 9 माइनस 6 दैट इज 3, और यहां पे हो जाएगा -5/2x टू द पावर 6। आप चाहें तो इसको पूरा एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए इस वाले सवाल में हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 9c6 भाई क्या हो जाएगा? 9c6 को हम 9c3 भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये आ गया 84। तो यहां हो जाएगा ये आपका 84, ये हो जाएगा 4 क्यूब x क्यूब अपॉन 5 क्यूब, और इनटू ये हो जाएगा, सिंस -1 टू द पावर 6 पॉजिटिव हो गया, तो 5 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 6 और x टू द पावर 6, ठीक है क्या। यहां से ये 5 क्यूब, ठीक है, कैंसिल करते हैं,
तो ये 5 क्यूब, ये कैंसिल होके यहाँ पे 5 क्यूब बचेगा। अच्छा ये 4 क्यूब, ये 2 टू द पावर 6 तो हो गया पूरी तरीके से कैंसिल। यहां से एक्स क्यूब कैंसिल होके इन दोनों से यहां पे बचा आपका एक्स क्यूब। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हम अब लिखेंगे वो लिखेंगे अब 84 इंटू, ये हो जाएगा 125, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब। अब भाई ये आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, ठीक है, 84 इंटू 125 आप खुद से कर लेना। सो दिस विल बी योर आंसर। कॉन्सेप्ट हमारा यहीं खत्म हो गया था, बाकी तो कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्सपेंशन है और हमें निकालना है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। तो एक और चीज मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अगर आपको आरएथ टर्म फ्रॉम एंड निकालना हो तो आरएथ टर्म फ्रॉम एंड इज नथिंग बट n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। rth term from end is nothing but n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं कभी नहीं यूज करने वाला। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इसका निकालना है, तो इसका रिवर्स करके हम फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लें। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है, दिस विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ, एक्सपेंशन क्या होना है, पोजीशन इंटरचेंज करना है विथ साइन, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 एंड प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर टू द पावर 7। देखो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, अगर मुझे आंसर लिखना होता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता। ठीक है, तो बताइए भाई आंसर क्या हो जाएगा, 7c3, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस 4, और इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7c3 कितना हो जाएगा भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6, तो 35 हो गया, ये 35 हो गया। यहां से आ जाएगा x टू द पावर 12, है ना, यहां से आपके पास हो जाएगा 6 टू द पावर 4 इंटू, ये हो जाएगा 3 क्यूब अपॉन x टू द पावर 6। ठीक है, आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, आई होप आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन दिस। फंस गए, ये तो फंसाने वाला सवाल हो गया भाई। पढ़ाया गया है हमें बाइनोमियल और बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो यही था कि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म होते हैं। यहां तो 4 टर्म दे दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये बाइनोमियल तो रहा नहीं, तो फिर निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप जो ये अंदर देख रहे हो ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए अंदर लिखा गया है। ये जो टर्म है आपका 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, अगर ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब टू द पावर 5, विच विल नाउ बिकम 1 प्लस एक्स टू द पावर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूं। नोट ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस x टू द पावर n इज NCR। 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, NCR हो जाता है। ये बात अगर पता है तो आपको निकालना है x टू द पावर 9 का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 15। तो भाई साहब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर, ठीक है, ये तो नोट हमने लिख लिया, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं।
तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9 in 1 plus x to the power 15, ये कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 15c9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा मेहनत करना है हमें क्या दिया हुआ है कि x to the power 32 का कोएफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन से। तो पहले आप वर्किंग मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पे सबसे पहला काम करेंगे कि अपना जनरल टर्म निकाल लेंगे r+1th टर्म। ठीक है, तो मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं। सबसे पहला स्टेप वन इज फाइंड tr+1। ठीक है, तो इस केस में आपका tr+1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 15cr, फिर हो गया x to the power 4 to the power 15 minus r and -1 upon x cube to the power r। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे एंड मेक श्योर दैट ऑल द पावर्स ऑफ x आर टुगेदर। ठीक है, simplify the general term, simplify tr+1 to ensure all exponents of x are together। ठीक है, अंग्रेजी नहीं भी समझ में आए तो मैं समझा देता हूं आपको। मैंने क्या कहा ये कि आपको इस जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करना है और x के सारे पावर को एक साथ लेके आना है। तो ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपके पास 15cr जो tr+1 होगा। ठीक है, फिर यहां पे एक -1 है, तो सबसे पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लेंगे। इसके बाद टर्म में कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यहां पे एक कांस्टेंट है -1, तो -1 टू द पावर r हमने बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं x के पावर्स क्या क्या होंगे। देखिए, यहां से जो x का पावर होगा वो 4 इंटू 15 माइनस r होगा, तो 4 इंटू 15 माइनस r, समझे क्या। और यहां से x का पावर क्या होगा, x³ टू द पावर r, तो x टू द पावर -3 लिखा हुआ है ना, तो x का पावर -3r हो गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड, तो यहां पे हो जाएगा -3r। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। यहां पे x का पावर हुआ 4 इंटू 15 माइनस r, यहां पे x का पावर होगा -3r, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x के पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है क्या, यानी इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हमने, तो ये बन गया 15cr -1 टू द पावर r। x का पावर देखिए क्या बन गया यहां पे, 60 - 7r, तो 60 - 7r। अब आपको एक ऐसे r की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये 32 बन जाए, क्योंकि आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 32 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3, फाइंड वैल्यू ऑफ r फॉर विच दिस 60 - 7r इस क्वेश्चन के लिए इज इक्वल टू 32। इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम x का कोएफिशिएंट, x टू द पावर 32 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे थे। अगर मान लीजिए x टू द पावर k का कोएफिशिएंट ढूंढते तो इसको हम किसके बराबर कर देते, k के बराबर, और फिर वहां से r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते।
अब देखिए यहां पे दो सिचुएशन हो सकता है, या तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें और आर की आपकी नेचुरल वैल्यू आए। नेचुरल वैल्यू कहने का मतलब या तो जीरो, होल नंबर, नेचुरल नहीं होल नंबर। इसको सॉल्व करके या तो आर की होल नंबर में वैल्यू आएगी या फिर आर की होल नंबर में वैल्यू नहीं आएगी। इसका कहने का मतलब या तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है आर की, या फिर रैशनल वैल्यू आ सकती है आर की। ठीक है, तो जब होल नंबर में वैल्यू आएगी तो वो टर्म एग्जिस्ट करेगा, और जब आपके पास नेगेटिव या रैशनल में वैल्यू आएगी आर की, तो यानी उस केस में वो x टू द पावर k वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में कोएफिशिएंट जीरो होता है। तो यहां पे हमारे पास नोट करने वाली बात यह है कि इफ वैल्यू ऑफ r ऑब्टेन्ड, वैल्यू ऑफ r ऑब्टेन्ड इज होल नंबर, या ये वाला केस तो हम छोड़ ही देते हैं, इफ वैल्यू ऑफ r ऑब्टेन्ड इज नॉट अ होल नंबर, not a whole number, then the coefficient is zero. Coefficient is zero. यानी यहां से सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए r की वैल्यू होल नंबर में नहीं आई, तो हमारा कोएफिशिएंट उस x के पावर का क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब कि वैसा कोई टर्म हमारे एक्सपेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32 सॉल्व करना है। 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32, तो यहां से 7r की वैल्यू हो जाएगी 28, तो r की वैल्यू भाई साहब आ गई आपकी 4। ठीक है, r की वैल्यू 4 आ गई, तो फाइंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट निकालना था, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें जो कांस्टेंट वाली वैल्यू आई थी उसमें r के बदले में 4 डाल दीजिए, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 15c4, क्योंकि -1 टू द पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, 1। अब इमेजिन करिए कि यहीं पे आपके पास 32 ना होके 31 होता, तो अगर ये 31 होता तो 7r की वैल्यू 29 हो जाती, यानी r की वैल्यू 29/7 आ जाती, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो यानी कहने का मतलब कि आपके इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 31 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर फिर भी हमसे कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है x टू द पावर 31 का क्या होगा, तो हम आंसर क्या देंगे, 0। ठीक है क्या, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। तो हम tr+1 निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9cr 3x स्क्वेयर बाई 2 टू द पावर 9 माइनस r एंड -1/3x टू द पावर r। एग्जैक्टली वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। सिंप्लीफाई करके सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म अलग कर लेते हैं, तो ये 9cr, यहां से कांस्टेंट आपका 3/2 टू द पावर 9 माइनस r आएगा, है ना, और यहां से कांस्टेंट आपका -1/3 टू द पावर r आ गया। x के सारे पावर्स को एक साथ लेते हैं, तो देखिए यहां से x का पावर हो जाएगा 18 - 2r, और यहां से x का पावर होगा -r, तो ये बन गया आपका 18 - 3r। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब x का पावर क्या होना चाहिए, 0। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए आप 18 - 3r को क्या करोगे, 0। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ये r की वैल्यू 6 कर लो, तो देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आपका जो आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये आपका 7th टर्म हो जाएगा। r की वैल्यू 6 डालोगे तो विल बी t7, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर आपको वो टर्म निकालना हो तो आंसर यहां पे
आपका हो जाएगा 9c6 3/2 to the power 9 minus 6 that is 3 and -1/3 to the power 6। सिंप्लीफाई कर लो। कई बार आपसे पूछ लेता है कि भाई कौन सा वाला टर्म इंडिपेंडेंट होगा, पांचवां, छठा, सातवां, तो इस केस में आपका आंसर सातवां हो जाएगा। कई बार वो एग्जैक्ट टर्म पूछ लेता है कि वो टर्म कौन सा है जो इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो कई बार वो पोजीशन ऑफ द टर्म पूछता है, कई बार वैल्यू ऑफ द टर्म। तो डिपेंडिंग अपॉन हमसे क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि फाइंड द टर्म कंटेन सेम पावर ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द पावर ऑल्सो। तो कहानी बिल्कुल वही चलेगी, TR+1, ये हो जाएगा आपका 21CR। देखिए ध्यान से, यहां पे a का पावर 1/3 और b का पावर 1/6 है, तो a का पावर 1/3, b का पावर 1/6, इसका पावर कितना होने वाला है हमारा 21 - R इनटू ये b का पावर 1/2 और a का पावर 1/6 है, तो b का पावर 1/2 और a का पावर 1/6 टू द पावर R। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया आपका 21CR। a के सारे पावर्स एक साथ करते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 21CR a के सारे पावर्स एक साथ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां से 21 - R/3, तो ये हो गया 7 माइनस 21/3 इज 7 माइनस R/3। ठीक है, और यहां से आएगा आपका -R/6, तो -R/6, ये a का पावर हो गया। अब b का पावर एक साथ कर लेते हैं, तो यहां से b का पावर है R/2, है ना, और यहां से है 21 - R/6, तो -21 - R/6। हमसे बोला गया है कि आपको ऐसे R की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। एक काम करते हैं ना, यहां भी 21 है तो इसको 21 के फॉर्म में ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 21 - R/3 एंड -R/6। ठीक है, तो आपको एक ऐसे R की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो जाए, तो बराबर कर लीजिए। तो आपके पास 21 - R/3 -R/6 should be equal to R/2 -21 - R/6। एक काम करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म। तो ये हो जाएगा 42 - 2R - R इज इक्वल टू 3R -21 एंड प्लस R। देखिए भाई क्या क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से -3R, यहाँ से 4R, तो 7R हो जाएगा, और ये इधर लगेगा तो 63, तो 63 इज इक्वल टू 7R। तो यहां से R की वैल्यू आ गई 9। R की क्या वैल्यू आ गई 9। तो हमें निकालना था फाइंड द टर्म, तो टर्म कंटेनिंग सेम पावर ऑफ A एंड B। तो हमारे पास टर्म देखिए क्या आ जाएगा, R की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो 9 के लिए ये वैल्यू कितनी आई 21 - 9, तो 12/3 4 -9/6, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 1.5, है ना। तो यहां पे 4 -1.5 2.5 हो जा रहा है, यानी 5/2। तो ये हो जाएगा टर्म आपका 21C9 a टू द पावर 5/2 एंड b टू द पावर 5/2। तो देयरफॉर जो कॉमन पावर आया था वो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, चेक भी कर लीजिए, क्या 9 के लिए ये भी 2.5 आ रहा है क्या, तो 9/2 इज 4.5, और ये आपका 4.5 - 2 इज 2.5। ठीक है, तो सही है।